आई होप ईच वन ऑफ यू इज़ कीपिंग सेफ। तो हमारा ये 9th क्लास का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम 1 पेज नोट्स बनाए हैं। मैं आपको पहले नोट्स दिखा देती हूँ। दिस इज़ द पेज 1 फ्रंट एंड बैक। 1 पेज नोट्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। बच्चे ये चैप्टर मैं एक्सप्लेन करूँगी नोट्स के थ्रू ही, मैं आपको बता दूँगी। 1 पेज नोट्स में ही आपका चैप्टर कवर हो जाएगा और इसमें सब कुछ जितना आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ज़रूरी है वो सब मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा भी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 1 पेज नोट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम के अंदर के पार्टिकल्स। तो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल होता है E-, प्रोटॉन्स का P+ और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। रिलेटिव मास अगर हम देखें तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का 1 यूनिट उनके ऊपर मास होता है। यूनिट मतलब AMU एटॉमिक मास यूनिट, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। और रिलेटिव मास अगर इलेक्ट्रॉन्स का देखें तो 1/1840 या फिर 1/2000 होता है। इलेक्ट्रॉन्स का प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स का मास मतलब बहुत छोटा होता है। और ऐसे ही जो चार्ज होता है, जो एब्सोल्यूट मास होता है वो भी बहुत कम होता है, यानी नेग्लिजिबल। ठीक है, जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है वो सेम होता है 1.6 × 10⁻24 ग्राम्स। रिलेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स पे आपको पता है -1 चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे +1 और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं तो 0 चार्ज। और एब्सोल्यूट चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। कूलम यूनिट होती है चार्ज की। ठीक है, और प्रोटॉन्स पे भी सेम होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। डिस्कवरी की बात करें तो ये चीज़, एक ये चीज़ और एक ये चीज़, ये 4 चीज़ें जो मैंने मार्क करी हैं ये आपके CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और पूरी टेबल मैंने इसलिए लिख दिया क्या, ताकि आपको पूरा पता भी होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चार्ज होता है और क्या मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी J.J. थॉमसन ने। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी E. गोल्डस्टीन वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी J. चैडविक ने। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। हमारा पहला मॉडल थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम में क्या मॉडल था कि द मॉडल ऑफ एन एटम वॉज, एक सेकेंड, द मॉडल ऑफ एन एटम वॉज कंपेयर टू दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग। आपको पता है क्रिसमस पुडिंग से थॉमसन ने कंपेयर किया था मॉडल ऑफ एन एटम। क्रिसमस पुडिंग या फिर एक वाटरमेलन से, बेनेन से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज वर लाइक ड्राई फ्रूट्स इन अ क्रिसमस पुडिंग। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स रैंडमली कहीं भी बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं क्रिसमस पुडिंग, क्रिसमस केक में, ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं भी रैंडमली प्रेजेंट थे एक पर्टिकुलर एटम में। तो इसलिए थॉमसन ने 2 चीज़ें प्रपोज करी। पहली चीज़ उन्होंने बोली दैट एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली, जैसे मैंने यहाँ बताया, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली कहीं भी बीच बीच में है। और जो हमारा एटम है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। पॉजिटिव के लिए मैंने ऐसा वर्ड लिखा है और नेगेटिव के लिए ऐसा। तो जो एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और जो इलेक्ट्रॉन्स है बीच बीच में उसमें कहीं भी प्रेजेंट है। Second thing is that the negative and the positive charges are equal in magnitude and so atom as a whole is electrically neutral. ये बात बोली थी थॉमसन ने कि जितना ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जितना है, यानी जितना प्लस चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का माइनस चार्ज है। तो प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, जो एटम है एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम की। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो एटम्स हैं, हमने क्या किया उसके लिए एक्सपेरिमेंट पहले हम सबसे पहले समझेंगे रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में पहली चीज़ आती है अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं। तो अल्फा पार्टिकल इज डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई। डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई यानी हीलियम का न्यूक्लियस, जिसका डबली चार्ज का मतलब इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 हो, एटॉमिक नंबर इज 2 एंड मास नंबर इज 4। तो पहला आपका 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाता है अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। सो दे आर डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई, एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4। ठीक है, सो दे वर मेड टू पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। ठीक है, ये थोड़ा सा एरर है, गोल्ड फॉइल। ही सिलेक्टेड द गोल्ड फॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्कर आ जाता है कि गोल्ड फॉइल क्यों सिलेक्ट किया, तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज ही वॉन्टेड as thin layer as possible। थोड़ा सा एरर है, सॉरी। सो ही वांटेड as thin layer मतलब बहुत ही पतली लेयर चाहिए थी उन्हें
ठीक है, इसलिए गोल्ड फॉइल उन्होंने लिया, बिकॉज गोल्ड फॉइल क्या होता है, बहुत 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 पतली लेयर गोल्ड की बन सकती है। आपने मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर क्लास 8th में पढ़ा है कि गोल्ड बहुत ही मैलिएबल होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी एक पतली सी शीट बना सकते हैं। सो इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब अटोमिक particles of the gold foil. Next is, since the alpha particles were much heavier than the protons, large deflections were not expected. क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत हेवियर होते हैं प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में, तो प्रोटॉन्स की वजह से उन अल्फा पार्टिकल्स में कोई डिफ्लेक्शन, कोई चीज़ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या थी, सो ऑब्जर्वेशन वॉज दैट मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। आपने गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट देखा होगा। इस तरह कुछ पार्टिकल्स हैं, तो कुछ पार्टिकल्स थे जो एकदम स्ट्रेट चले गए, कुछ पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट करे, और कुछ पार्टिकल्स, बहुत कम पार्टिकल्स यानी 1 in 2000 पार्टिकल्स ऐसे थे जो बाउंस बैक कर गए, मतलब अपना पाथ वापस रिवर्ट बैक कर गए। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम कंक्लूजन भी देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो है एटम के अंदर खाली है। नेक्स्ट इज सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो छोटे छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट कर गए थे। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है एटम के अंदर, वो बहुत ही कम स्पेस लेता है। ठीक है, जो बीच में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो बहुत कम स्पेस ले रहा है। अभी हमें न्यूक्लियस का पता चला था रदरफोर्ड मॉडल से। ठीक है, उसके बाद क्लियरली हमें पता चला था कि हाँ, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट इज अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, यानी 1 in 12,000, नॉट 1 in 2000, 1 in 12,000 अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू 180 डिग्री। 12,000 में से एक ऐसा पार्टिकल था जो बाउंस बैक कर गया था, मतलब डिफ्लेक्ट बैक कर गया था। इससे क्या पता चला कि जो पॉजिटिवली चार्ज जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, या फिर सारा पॉजिटिव चार्ज जो है, एक बहुत कम स्पेस में कॉन्सेंट्रेटेड है। सो दैट पॉजिटिवली चार्ज एंड मास ऑफ वर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। सो आपको डायरेक्ट लिखना आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन रदरफोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन रदरफोर्ड से ज़रूर आता है। तो आपको रदरफोर्ड मॉडल पता होना चाहिए, आपको उसकी ऑब्जर्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, और क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिजल्ट पे आते हैं। तो रदरफोर्ड के नेक्स्ट रिजल्ट एंड ड्रॉबैक भी इम्पॉर्टेंट है। हम पहले रिजल्ट पढ़ेंगे। तो रिजल्ट क्या था, रिजल्ट रदरफोर्ड ने बोला देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर एंड ऑल द एटम्स इन ऑल एटम्स कॉल्ड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने कहा कि एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है हर एटम के बीच में, और उस सेंटर को इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। उस सेंटर को इन्होंने न्यूक्लियस बोला। और एक और बात बोली, नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। सारा का सारा मास न्यूक्लियस में ही है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड ही घूमते हैं इस तरीके से, और वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ठीक है, हमने अभी तक क्या समझा कि बीच में न्यूक्लियस है, सारा मास न्यूक्लियस के अंदर ही है। बाद में हम इसी को कंक्लूड करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, और जितना भी मास है यहीं पे है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं एक पर्टिकुलर पाथ में। सो द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। न्यूक्लियस का जो साइज है बहुत स्मॉल है इन कंपेरिजन टू द साइज ऑफ द एटम। अब ये तो थे रिजल्ट्स रदरफोर्ड मॉडल के, लेकिन कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थी जिसकी वजह से रदरफोर्ड की थ्योरी रिजेक्ट हो गई। फर्स्ट वॉज, एक्चुअली एक ही ड्रॉबैक है, उसी को मैंने पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। एनी पार्टिकल सर्कुलेटिंग इन ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। कोई भी पार्टिकल एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होएगी, कुछ ना कुछ चेंज इन स्पीड होएगी। अब जब एक्सेलरेशन होएगी तो जो चार्ज पार्टिकल होगा इट वुड रेडिएट एनर्जी। जब स्पीड चेंज होती है, इंक्रीज या डिक्रीज, तो पार्टिकल क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। अब एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो धीरे धीरे कभी ना कभी उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, है ना। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फॉल इन द न्यूक्लियस। जब वो रिवॉल्व कर रहा है और उसकी एनर्जी खत्म हो रही है तो धीरे धीरे क्या होगा, वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा एटम है वो इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हो जाएगा। सो इन दिस
इफ़ दिस वर सो, अगर ऐसा होता है तो एटम वुड बी हाईली अनस्टेबल, एटम हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको पता है कि एटम जो होता है काफ़ी स्टेबल होता है। तो ये जो रदरफोर्ड की थ्योरी थी इसको रिजेक्ट कर दिया गया था और उसके बाद बोहर्स की थ्योरी को एक्सेप्ट किया था, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम विच विल स्टडी नेक्स्ट, ठीक है। तो ये था हमारा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, उसके कंक्लूजन्स, रिजल्ट्स एंड ड्रॉबैक्स। नेक्स्ट हम आते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल के बाद हमने पढ़ा था बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो बोहर्स मॉडल में हमने क्या चीज़ समझी, दैट ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom, ठीक है। यानी कि जो एटम के अराउंड क्या है, एटम के अराउंड जहाँ जो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ही घूम रहे हैं, रैंडमली कहीं नहीं घूम रहे। और वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, जब वो घूम रहे होते हैं तो घूमते घूमते वो एनर्जी नहीं रेडिएट करते, जो कि रदरफोर्ड ने बोला था। तो अगर मैं बोलूँ कि क्यों थॉमसन की थ्योरी रिजेक्ट हुई थी या बोहर्स की मॉडल में क्या ऐसा स्पेशल था जो थॉमसन की थ्योरी में नहीं था, वो था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि हमारे जो हमारा फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे, जे थॉमसन, उन्होंने कहा था कि जो ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली घूमते हैं, रैंडम होते हैं। लेकिन बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम नहीं होते, वो एक स्पेशल डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते हैं, तो इसलिए ये थ्योरी हमारी एक्सेप्ट हुई। सेकंड, रदरफोर्ड ने बोला था कि वो इलेक्ट्रॉन्स जब घूम रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करते हैं, लेकिन बोहर ने कहा कि वो कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट नहीं करते, जो कि बात सच हो गई थी, इसलिए उनकी थ्योरी एक्सेप्ट हो गई थी, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि किसकी थ्योरी एक्सेप्ट हुई थी और क्यों एक्सेप्ट हुई थी, ठीक है। सो बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम हमने स्टडी किया। अब इसमें क्या किया, बोहर ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कुछ पॉइंट्स थे। फर्स्ट वॉज दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल वॉज गिवन बाय 2n²। 2n² से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल बताए थे, जिसमें n की वैल्यू क्या होती है, ऑर्बिट नंबर या फिर शेल नंबर या फिर एनर्जी नंबर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि अगर n की वैल्यू में 1 डालूँ तो 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2, इसलिए जो फर्स्ट ऑर्बिट थे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। नेक्स्ट इज n की वैल्यू 2 डालूँ तो 2 × 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8, इसलिए जो सेकंड शेल था उसको L शेल बोला था, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। नेक्स्ट इज M शेल, और M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 × 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 18, और इस तरह इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट शेल में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। So next point was that the maximum number of electrons can be accommodated in the outermost orbit is 8. ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। तीसरा पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड। तो जब पहला वाला शेल फिल हो जाएगा उसी के बाद नेक्स्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन कैसे होती है, ये मैंने यहाँ NCERT के टेबल लिख दिया, आप यहाँ से देख सकते हो, यह NCERT बुक में भी है, और यहाँ थोड़ा सा ब्लर्ड हो सकती है क्योंकि बहुत क्लियर इमेज नहीं है, बट समझने के लिए ठीक है। NCERT बुक की टेबल, जैसे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 से हमने यहाँ तक आर्गन तक याद किया, और आर्गन के बाद हम 2 और करते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। आपको पता होगा पोटेशियम एटॉमिक नंबर क्या होता है, 19, एंड कैल्शियम 20, तो ये भी आप आगे ऐड ऑन कर सकते हैं। और इसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है, जैसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ 1 ही है। कोई भी रैंडमली चीज़ ले लेते हैं, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ 2,4, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, मैग्नीशियम 12 होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2,8,2। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसी गिवन शेल में। अगर आपको इसी को डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह दिखाना है तो आप बीच में न्यूक्लियस दिखा सकते हो और यहाँ अलग अलग ऑर्बिट्स दिखा सकते हो। अगर मैग्नीशियम की ही बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे KLMSA, मैग्नीशियम 2,8,2 इस तरीके से। फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हो कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हो, थर्ड शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हो। ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे सारे एलिमेंट्स जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा आपने सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखी होगी। पूरे 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करवाई जाती है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमने देखा
बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई कि वैलेंसी क्या होती है. सो बेसिकली वैलेंसी इज़ नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. अगर डेफिनेशन आ जाए तो वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की. और उसके पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझना पड़ेगा. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. बाहर वाले शेल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जैसे कि आप वापस इस टेबल की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के बाहर वाला, सबसे बाहर वाला शेल यही है जो फर्स्ट शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन में आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए. और इसी तरह कोई भी एलिमेंट मान लो सोडियम, तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है, आपको दिख रही है, तो आउटर मोस्ट उसके 1 इलेक्ट्रॉन्स है. ऐसे ही मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स है. सो दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी बाहर वाले शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हम वैलेंसी निकालते हैं. तो अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स के केस में वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वैलेंसी वही होएगी. ठीक है, जैसे कि मेटल्स क्या होते हैं जिनके आउटर मोस्ट 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो मेटल्स होते हैं. और 1, 2 या 3 के अलावा और कुछ भी हो तो वो सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे नॉन मेटल्स कहलाते हैं. ठीक है, तो और नॉन मेटल्स के केस में हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जैसे क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो 17 है. ठीक है, और क्लोरीन के जब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी कि एलिमेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन करूंगी तो ये 2,8,1 आ जाएगा, 2,8,7 आ जाएगा. ठीक है, इसकी वैलेंसी, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 7. वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी क्या होएगी, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि क्लोरीन नॉन मेटल है. मैंने बोला कि जिसके पास आउटर मोस्ट 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ वही मेटल्स होते हैं, उनके अलावा बाकी सब नॉन मेटल्स होते हैं. तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई. ठीक है, तो वैलेंसी मैंने कंबाइनिंग कैपेसिटी बता दी, एलिमेंट की मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता दिए. अब इसके बाद आता है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास क्या होता है. तो एटॉमिक नंबर कुछ भी नहीं है, जितना एलिमेंट के पास प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा. Z से रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक नंबर. और एटॉमिक मास को, ठीक है, एटॉमिक मास को मास नंबर या एटॉमिक मास आप कुछ भी बोल सकते हैं, मास नंबर या फिर एटॉमिक मास, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. लिखने का तरीका ये हो गया, x कोई भी एलिमेंट, उसका सिंबल x मैंने दे दिया, z उसका एटॉमिक नंबर और a उसका मास नंबर. ये लिखने का तरीका होता है. कोई भी एलिमेंट को जब मैं रिप्रेजेंट करती हूँ तो उस एलिमेंट का नाम बीच में, नीचे की साइड उसका एटॉमिक नंबर और ऊपर की साइड उसका मास नंबर. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मैंने सोडियम को ही रिप्रेजेंट करना है तो सोडियम इस तरह लिखूंगी, सोडियम का सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर 11 एंड उसका मास नंबर 23. सो दिस इज हाउ आई रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एलिमेंट. इसके बाद हम बात करते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं. तो आइसोटोप्स क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. ऐसे एलिमेंट्स जो सेम एलिमेंट वाले एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, क्योंकि एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ही, लेकिन मास नंबर अलग है. जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, इसको बोलते हैं 1H1. अच्छा, आपने नोटेशन देखा होगा, नीचे इसका एटॉमिक नंबर लिखा है, ऊपर मास नंबर लिखा है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम प्रोटियम. दिस इज प्रोटियम. सेकेंड वन इज ड्यूट्रियम, एंड द थर्ड इज ट्राइटियम. ये हैं 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम. ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. आप ऐसे भी लिख सकते हैं 17 क्लोरीन 35 एंड 17 क्लोरीन 37. ये दोनों आइसोटोप्स हो गए हमारे हाइड्रोजन क्लोरीन के. अच्छा, नोट्स अगर आपको चाहिए, आपको टेलीग्राम चैनल पे scholars.chemistry करके आप सर्च करेंगे, scholars.chemistry, आपको नोट्स मिल जाएंगे अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए तो. ठीक है, यहाँ पे आप नोट्स देख सकते हैं, आपको यही वाले नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे. नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस. तो आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस क्या होंगी, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम. यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है यूरेनियम 235, यानी मास नंबर 235 होता है उसका.
वो वाला आइसोटोप जो होता है वो एज अ फ्यूल यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। सेकेंड इज आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का एक आइसोटोप होता है जिसको कोबाल्ट 60 बोलते हैं, 60 उसका मास नंबर है। इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। द थर्ड इज आइसोटोप ऑफ आयोडीन। आयोडीन का आइसोटोप है I131। 131 उसका मास नंबर है। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। तो ये 3 एप्लीकेशन है। डायरेक्ट लिखना आ जाता है व्हाट आर आइसोटोप्स एंड राइट इट्स एप्लीकेशंस, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब यहीं से एक और चीज़ निकल कर आती है कि आइसोबार क्या होता है। सो आइसोबार क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दो कोई अलग अलग दो एलिमेंट्स हमने उठा लिए जिनका अटोमिक नंबर डिफरेंट है। ऑब्वियसली एलिमेंट डिफरेंट है तो अटोमिक नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन उनका मास नंबर सेम है। जैसे आर्गन हो गया और कैल्शियम हो गया। आर्गन जो है अटोमिक नंबर 18 है लेकिन मास नंबर 40 है। कैल्शियम का अटोमिक नंबर तो 20 है लेकिन मास नंबर आप देख रहे हो यहाँ भी 40 है और यहाँ भी 40 है। अब क्योंकि मास नंबर 40 है दोनों का, और इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे, क्योंकि दोनों का मास नंबर सेम है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। नोट्स आपको चाहिए तो मैंने बता दी हैं, आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, लिंक भी मैंने आपको बता दिया कि क्या आपको टाइप करना है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ इट। आज के लिए इतना बहुत है। आपको और कोई भी चैप्टर के नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू हिट द लाइक बटन। सी यू अगेन।